प्रिय विद्यार्थियों, पिछली टर्न पर हमने डिस्कस किया कि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में अजमेर, हांसी, मेरठ, बरन, दिल्ली पर अधिकार किया। कन्नौज के राजा जयचंद गेंडवाल को हराया। कालिंजर पर परमार्दी देव के राज्य पर अधिकार किया। गुजरात की राजधानी अनिहलवाड़ा पर अधिकार किया। एक के बाद एक सफलताएं हासिल की। खोखर विद्रोह को गौरी के साथ मिलकर ऐबक ने दबाया और इस तरह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एक के बाद एक सफलताएं हासिल करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि खोखर विद्रोह को दबाकर जब गौरी वापस अपने घर गजनी की तरफ जा रहा है तो सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर एक विद्रोही खोखर नवयुवक ने संध्याकालीन नमाज जब अदा कर रहा था, मोहम्मद गौरी पीठ में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार गौरी की हत्या के बाद चूंकि गौरी के कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो यह समस्या पैदा हो गई है कि गौरी के बाद गद्दी पर भारत में कौन बैठे, भारत का राज्य कौन संभाले। अब हम थोड़ा सा, अभी तक हमने डिस्कस किया था गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को। अब यह समय आता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक भारत के शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों को हम देखेंगे। देखिए, गौरी की मृत्यु हो गई। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि मोहम्मद गौरी ऐबक को ही अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिए गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि से नवाजा था। मलिक ये उपाधि है, इस उपाधि मलिक की दी थी ऐबक ने गौरी को और उसे अपने भारतीय साम्राज्य का संरक्षक बना दिया था। तो अधिकांश इतिहासकार तो ये मानते हैं कि गौरी ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद भारत का राज ऐबक संभाले। लेकिन साहब एक यह्या बिन अहमद साहब हैं जिन्होंने यह्या बिन अहमद ने तारीख ए मुबारक शाही, यह्या बिन अहमद तारीख ए मुबारक शाही ये ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि गौरी ने इस संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया था। यानी कि मोहम्मद गौरी के मरने से पूर्व कुतुबुद्दीन को, मोहम्मद गौरी ने मरने से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह लिखता है यह्या बिन अहमद। तो यह्या बिन अहमद तो यह बात लिखता है, लेकिन मिन्हाज उस सिराज अलग बात लिखता है। मिन्हाज उस सिराज तबकात ए मासनी में लिखता है कि इस संबंध में गौरी ने कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया था। यह्या बिन अहमद कहता है कि ले लिया था, लेकिन मिन्हाज उस सिराज कहता है कि इस संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया था। जब उस मिन्हाज उस सिराज के ग्रंथ तबकात ए मासनी को आगे पढ़े तो वे एक विवरण देते हैं मोहम्मद गौरी के दरबार का। वो लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन मोहम्मद गौरी अपनी सभा में बैठा हुआ था, सारी सभा भरी हुई थी। वो एक सभासद खड़ा होता है जो कि गौरी का बड़ा प्रिय है। उस प्रिय सभासद ने गौरी से कहा कि बाकी शासकों के, बाकी राजाओं के तो अनेकों पुत्र होते हैं, लेकिन आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है।
अब सीधा तो नहीं कहा कि आपका कोई पुत्र नहीं है, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो सभासद ने चिंता प्रकट की कि आपके बाद आपके राज्य का क्या होगा। मोहम्मद गोरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। निरपेक्ष भाव से मोहम्मद गोरी ने उत्तर दिया कि बाकी शासकों के तो 1 या 2 पुत्र होते होंगे, लेकिन मेरे दासों के रूप में, गुलामों के रूप में अनेकों पुत्र हैं। यानी कि उसके पास बहुत सारे गुलाम थे, योग्य गुलाम थे, उनको वह अपने पुत्र की भांति ही प्यार करता था। मेरे तुर्क दासों के रूप में अनेक पुत्र हैं जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे द्वारा अधिकृत प्रदेशों के शासनाधिकारी होंगे और अपने प्रदेश के खुतबे में मेरा नाम मेरे मरने के बाद भी बनाए रखेंगे। यानी कि मेरे मरने के बाद मेरे वो जहां जहां के शासनाधिकारी होंगे वहां वहां के खुतबे में मेरे नाम को भी बनाए रखेंगे। ये गोरी का उत्तर था। कहने का तात्पर्य यह है कि मिन्हाज उस सिराज ये कहना चाहता है तबकात मासरी में कि गोरी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे गुलाम जहां जहां राज कर रहे होंगे वहां वहां के वे शासक बन जाएंगे। चलिए, ये एक विवाद का विषय था, हम मान लेते हैं। अब इससे आगे गौरी की मृत्यु हो गई है। ऐबक लाहौर दिल्ली में है, इस वक्त लाहौर में नहीं है, दिल्ली में है। ऐबक की स्थिति बड़ी डावाडोल है, बड़ी कमजोर है, दुर्बल है, शासक बनने जा रहा है। अब सुल्तान के रूप में जब गौरी की मृत्यु का समाचार सुना, लाहौर राजधानी है उस समय, तो लाहौर की जनता ने या लाहौर के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ऐबक को बुलाया कि आओ लाहौर और शासन सूत्र को अपने हाथ में लो। ऐबक दिल्ली से लाहौर गया जनता के निमंत्रण पर, और लाहौर आकर राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली दिल्ली से लाहौर आकर ऐबक ने। ये मैंने शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अपना राज तिलक, अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। राज्याभिषेक 3 महीने बाद होगा। राज्याभिषेक 3 महीने बाद करवाएगा। अभी तो उसने बागडोर अपने हाथ में ली है। राज्याभिषेक होगा 24 जून 1206 ईस्वी को, 24 जून 1206 ईस्वी को। और जब राज्याभिषेक करवाया भी, तब भी उसने न सुल्तान की उपाधि धारण की है, न अपने नाम का कोई सिक्का या मुद्रा जारी की है। उसने जो उपाधि धारण की है वो मलिक की है और सिपे सालार की है, यानी कि राजा की, सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। और फिर मैंने कहा कि 3 महीने बाद राज्याभिषेक करवाया, तो डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बीच का 3 महीने का समय उसने अपने सपोर्टर्स का, समर्थकों का एक गुट बन को तैयार करने में लगाया है, क्योंकि सुल्तान के रूप में या शासक के रूप में कहें, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर है। अब सवाल उठता है, कल तक तो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में था, अब स्वतंत्र सुल्तान बन गया है, क्या परेशानी है ऐबक को सुल्तान के रूप में? देखिए, अचानक ही सारी जिम्मेदारी अब ऐबक पर आ गई है, तो जिम्मेदारियां आती हैं तो परेशानियां भी साथ आते हैं। ऐबक के सामने कुछ कठिनाइयां हैं शासक के रूप में। वो क्या कठिनाइयां हैं, मैं यहां लिख देता हूं कठिनाइयां। पहली है अमीरों की समस्या।
स्थानीय अमीरों की समस्या, यानी कि स्थानीय अमीरों की समस्या। जब मैं अमीर कह रहा हूं तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि अमीर उस काल में पद का नाम है, पोस्ट है, रैंक है प्रशासन में और सेना में। एक तरह का मंत्री कह लीजिए आप प्रशासन में, वो मंत्री है अमीर। तो अमीर है, बड़ा पद है, तो स्वाभाविक है पैसे से भी अमीर होगा, धनवान होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां अमीर से मतलब पद से है। तो प्रशासन में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर अमीर बैठे हैं, जो राजा के बाद जिनकी स्थिति होती है, वो शासक के रूप में ऐबक को नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है। ये गुलाम नहीं है, ये तो कुलीन थे, स्वतंत्र थे, और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन अमीरों को लगता है कि एक गुलाम हम पर राज करेगा। ये कैसे हो सकता है कि एक गुलाम हमारा राजा बन जाए? तो कुल मिलाकर ये अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, जिनके सहारे सारा प्रशासन चलाना है वो ही विरोध करें, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐबक की स्थिति शासक के रूप में कितनी दुर्बल है। दूसरा आता है ऐबक का दासत्व। दासत्व मीन ऐबक का गुलाम होना। ऐबक गोरी का गुलाम था, इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है उसे। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट हाथ आ जाए जिसमें लिखा हो कि ऐबक को दास्ता से, गुलामी से मुक्त किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों चाह रहा है वो? क्योंकि इस्लामी कानून के अनुसार एक दास को सुल्तान बनने का, शासक बनने का कोई अधिकार नहीं था। अभी तक ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, इसलिए ये समस्या पैदा हुई है। और इस्लाम में एक दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं था, इसलिए अमीर लोग विरोध कर रहे थे, बाकी लोग विरोध कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। इसीलिए जब वह लाहौर में शासन के सूत्र को अपने हाथ में लेता है तो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाता, अपने नाम की मुद्रा जारी नहीं करता शुरू में। कारण मलिक की उपाधि धारण करता है, सिपह सलार की उपाधि धारण करता है। कारण ये कि वो गुलाम है। जब तक उसे गुलामी से, दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर सकता, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वा सकता, अपने नाम के सिक्के जारी नहीं कर सकता। थैंक यू, आज इतना ही।